हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का पार्ट नंबर 2। इससे पहले पार्ट नंबर 1 हम कर चुके हैं, जिसमें हमने किए थे सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। आज पार्ट नंबर 2 है, इसमें हम करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। जिन बच्चों ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है वो इस पार्ट को देखने से पहले पार्ट नंबर 1 देख कर आएँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाकर पहले पार्ट नंबर 1 देख के आएँ, क्योंकि आज जो हम सवाल करेंगे वो सारे के सारे पार्ट नंबर 1 में कराए गए कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो आज का अपना पहला सवाल है, इन फिगर आइडेंटिफाई यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फिगर दे रखे हैं, इसमें तुम्हें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना होगा। देखो, अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किसी जगह पर सेम डायरेक्शन में है और इक्वी डिस्टेंट है तो वहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो पहले पार्ट में देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ना तो इक्वी डिस्टेंट है और ना ही सेम डायरेक्शन में है, तो ये तो यहाँ पर तो होगा नॉन यूनिफॉर्म। कैसा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में है बट इक्वी डिस्टेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होगा। इट मीन्स यहाँ पर भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे देखो सी में देखो मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि डिस्टेंस सेम है लाइंस के बीच में, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो यहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म। डी, यहाँ पे देखो इक्वी डिस्टेंट है और डायरेक्शन भी सेम है। इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यूनिफॉर्म। तो सिर्फ डी में यूनिफॉर्म है, बाकी सब जगह पे नॉन यूनिफॉर्म है। मैं साइड से हो रहा हूँ, तुम इसे लिख लो, उसके बाद हम करेंगे अगला सवाल। लिख लिया। चलिए अब हम करते हैं अपना अगला सवाल। गाइस, अगला सवाल है हमारा HCV से। क्या है? कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, व्हाट आर द साइंस ऑफ Q1 एंड Q2 इफ द लाइन्स आर ड्रॉन इन प्रोपोर्शन टू Q1 एंड Q2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q1 ओवर Q2। देखो ये चार्ज है Q2, ये चार्ज है Q1। ठीक है, यहाँ पे लाइन कुछ ड्रॉ कर रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ ड्रॉ कर रखी हैं। अब पूछ रहे हैं कि Q1 का और Q2 का साइन क्या होगा। देखो Q2 चार्ज ये है, यहाँ जगह ना होने की वजह से यहाँ मैंने लिख दिया Q2 और Q1 ये है। ठीक, तो हमें Q1 और Q2 का साइन बताना है, तो देख लेते हैं पहले Q1 और फिर Q2 का साइन। तो यहाँ पर देखो Q1 में तो लाइंस टर्मिनेट हो रही हैं, यानी Q1 में लाइन आ रही हैं, तो ये हो जाएगा निगेटिव। और Q2 से देखो Q2 से लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, फिर क्या पूछा इन्होंने? Q1 ओवर Q2 का रेशियो। तो Q1 ओवर Q2 का रेशियो कैसे निकालेंगे? बताया था मैंने पहले पार्ट में, इसलिए मैंने कहा था पहले पार्ट देख कर रहना, क्योंकि उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट करा रखे हैं। मैंने वहाँ बताया था कि जो नंबर ऑफ लाइन्स होती हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो Q2 में है 12, Q2 डिनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12। अब Q1 में देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो Q1 में कितना हुए? 6/12 2 1/2। तो Q1/Q2 कितना हो गया? 1/2 हो गया। तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 1/2 होगा। ठीक है, मैं साइड से हो रहा हूँ, तुम इसे लिख लेना, फिर करेंगे अगला सवाल। लिख लिया। चलिए अब हम करते हैं अगला सवाल। ये भी देखो HCV से ही होगा। देखिए हमारा अगला सवाल भी HCV से ही। क्या है? फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स करस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। द फिगर सजेस्ट दैट E base A ग्रेटर देन E base B ग्रेटर देन E base C, E base A इक्वल टू E base B इक्वल टू E base C, E base A इक्वल टू E base C ग्रेटर देन E base B, E base A इक्वल टू E base C इज स्मॉलर देन E base E। फिगर ये दे रखा है। क्या है? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि A B C ये 3 रीजन है, तो A में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, B में ज़्यादा होगा, C में ज़्यादा होगा, या A और C में बराबर होगा और ये B से क्या होगा? यहाँ पर ज़्यादा होगा, या A और C में बराबर होगा लेकिन B से कम होगा, या फिर तीनों में ही बराबर होगा। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। अब हमें यहाँ देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो यहाँ पर A और C में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर क्या होगा?
दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, यानी दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक बराबर होगा। और बी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, दूर दूर हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। और किससे कम होगा, इन दोनों से कम होगा। तो ए और सी में तो बराबर है और बी में कम होगा। ए और सी में बराबर क्यों, क्योंकि ए और सी दोनों ही रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक बराबर डिस्टेंस पर हैं और एक ही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ए और सी में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, एक बराबर होगा। बी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो, बी पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, तो यहाँ पर जो फील्ड होगा वो कैसा होगा, वीक होगा। किसके मुकाबले, ए और सी के मुकाबले पर। तो इसका मतलब क्या होगा, ए और सी में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है और ये बी से ज़्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है यहाँ पर सी। ठीक, क्लियर हुआ तुम्हें इतनी चीज़। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट नंबर 1 में करा रखे हैं, जिसने भी नहीं देखा वो पार्ट नंबर 1 पहले जाके देख ले, फिर ये करे, तब देखना कितना मज़ा आएगा। ठीक, समझ में आई इतनी चीज़, तो इसे नोट कर लो। मैं ज़रा सामने से हट रहा हूँ। नोट कर लिया। चलिए अब हम करते हैं अपना अगला सवाल। गाइस, तो हमारा अगला सवाल है, अ मेटेलिक शेल हैज़ अ पॉइंट चार्ज क्यू केप्ट इनसाइड इट्स कैविटी विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। देखो ये एक मेटेलिक शेल है, इसके अंदर ये गोल गोल क्या कैविटी है, इसके अंदर एक छोटा सा चार्ज, नन्ना मुन्ना सा चार्ज क्यू हमने रख रखा है। इस चार्ज क्यू की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेंगी वो किस तरीके से बनेंगी, इसमें डायग्राम दे रखे हैं। बताओ कौन सा वाला डायग्राम बेस्ट उसको रिप्रेजेंट करता होगा। ठीक, तुम्हें ये बताना है। देखो ये सवाल आया हुआ है IIT जी 2003 में। पहले जी एडवांस को IIT ही कहा करते थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जी एडवांस का आया हुआ सवाल है। अब यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, बताओ कौन सा वाला डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा बेस्ट इसको। तो इसके लिए मैंने पार्ट नंबर 1 में कॉन्सेप्ट करा रखे हैं, सारे कॉन्सेप्ट कराए मैंने, XYZ एक एक कॉन्सेप्ट कराया है। इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि पार्ट नंबर 1 ज़रूर देखो, इसको करने से पहले पार्ट नंबर 1 ज़रूर देखो। तो तुम्हें मालूम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल रहती हैं, यानी परपेंडिकुलर रहती हैं। दूसरी बात, ये कंडक्टर में एंटर नहीं करती हैं। तो इन्हीं दो प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे तो देखो ये एंटर कर रही हैं, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे ये लाइंस नॉर्मल नहीं है, एंटर नहीं कर रही हैं लेकिन नॉर्मल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो ये बचता है, ये बचता है। दोनों में देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस के कैसे हैं, नॉर्मल हैं और एंटर भी नहीं कर रही हैं। सरफेस के अंदर, कंडक्टर के अंदर एंटर भी नहीं कर रही हैं। और इस वाले पार्ट पे देखो तो ये नॉर्मल भी हैं, तो फिर ये हो जाएगा। और इस वाले पार्ट में देखो होगा नहीं, क्योंकि ये कैसा है, एंटर भी नहीं कर रही हैं, नॉर्मल भी हैं, लेकिन देखो यहाँ पर इतने बीच में यहाँ पे लाइंस नहीं है, जबकि यहाँ पर देखो लाइंस हैं, क्योंकि सरफेस इक्विपोटेंशियल है। बताऊंगा आगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसलिए सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक जैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। यहाँ पर देखो यूनिफॉर्म नहीं है, तो इस वजह से ये वाला भी नहीं है। यहाँ पर इसमें और इसमें सिमिलरिटी है, लेकिन बस क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, जबकि सरफेस ये इक्विपोटेंशियल है, तो फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो इसलिए सिर्फ सी ऑप्शन है, बावजूद इसके कि यहाँ पर फील्ड लाइंस एंटर भी नहीं कर रही हैं, नॉर्मल भी हैं, लेकिन फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं दिखा रहा है ये डायग्राम, इसलिए ये वाला डायग्राम नहीं होगा, सी होगा। क्योंकि अब देखो यहाँ पर फील्ड लाइंस सरफेस में एंटर भी नहीं कर रही हैं, सरफेस पे नॉर्मल भी है और इक्विपोटेंशियल सरफेस होने की वजह से देखो सब जगह पर फील्ड कैसा यूनिफॉर्म है, तो इसलिए सी इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, सी। ठीक, क्लियर। मैं ज़रा साइड से हो रहा हूँ, तुम इसे ज़रा नोट कर लो, फिर करेंगे हम अपना अगला सवाल। नोट कर लिया। तो चलिए अब हम करते हैं अपना अगला सवाल। गाइज, हमारा अगला सवाल है, अ फ्यू ELF मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये पार्ट नंबर 1 में बता चुका हूँ कि मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को शॉर्ट में ELF लिख लिया है। तो अ फ्यू ELF फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 फिक्स्ड एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस आर शोन इन द फिगर। ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, एक्स एक्सिस पे दो फिक्स्ड पॉइंट पर हमने इन्हें यहाँ पर फिक्स कर रखा है। इनकी वजह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो हमने दिखा रखी हैं। अब हमें बताना है फिगर से कि मॉड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q2। Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज़्यादा है, मॉड ऑफ Q1 इज स्मॉलर देन मॉड ऑफ Q2। Q1 का मॉड मैग्नीट्यूड Q2 से कम है। एट अ फिनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1 की लेफ्ट साइड में कुछ डिस्टेंस पर है, कुछ फिनाइट डिस्टेंस पर
Q1 की लेफ्ट साइड में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा जीरो, इसकी और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उन सबका वेक्टर सम जीरो आएगा। यहाँ पर यह एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 के राइट साइड में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर जो दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वेक्टर सम यानी कि ई नेट क्या होगा, जीरो होगा। हमें बताना कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे। और देखो सवाल ये आया हुआ है तुम्हारा IIT जी 2010 में। मैं बता चुका हूं तुम्हें कि जी एडवांस को पहले IIT जी कहा करते थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जी एडवांस में आया हुआ सवाल है, कब 2010 में आया हुआ सवाल है। और ये सवाल किस तरीके का है, यह मल्टीपल करेक्ट आंसर टाइप, जिसमें एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट होते हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन होंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ देखो, फील्ड लाइन्स किस में ज़्यादा हैं। Q1 में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। Q1 से 13 फील्ड लाइन्स निकल रही हैं और Q2 में एंटर कितनी कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो Q1 से तो 13 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रही हैं, लेकिन Q2 में एंटर कर रहे हैं कितनी, सिर्फ 9। कितनी, 9। तो इसका मतलब फील्ड ऑफ लाइन्स किसके पास ज़्यादा है, फील्ड ऑफ लाइन्स सबसे ज़्यादा इसके पास है, Q1 के पास। और ये मैं बता चुका हूँ तुम्हें पार्ट 1 में कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। इसका मतलब इसके पास ज़्यादा लाइन्स है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो Q1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन कौन सा वाला है, ऑप्शन है यहाँ पर A। तो पहला तो करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो, जब दो चार्जेस दे रखे हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ई नेट जीरो निकलवाया गया हो, तो ई नेट ध्यान रखना हमेशा जीरो कहाँ पर होगा, ये जो चार्ज है Q2 इसके राइट साइड में होगा कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर, ठीक है। तो कौन सा वाला हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा ये D वाला। लेकिन ये ध्यान रखना Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से कम रहना चाहिए। अगर Q2 निगेटिव है और Q1 पॉजिटिव है तो Q2 के राइट साइड में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, अगर Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से कम है। तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा Q2 के राइट साइड में जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पर करेक्ट, D भी हो गया। क्लियर। तो इसमें A और D करेक्ट है। मैं साइड से हो रहा हूँ, तुम इसे नोट कर लो, ये आए हुए सारे सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं ये। कर लिया। चलिए अब हम करते हैं अपना अगला सवाल। गाइस हमारा अगला सवाल है, अ मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइन्स ऑफ फोर्सेस फॉलोज द पाथ और पाथ्स शोन इन फिगर। ये देखो एक मेटेलिक स्फीयर है, हमने इसे किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। तो अब जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी वो कौन सा पाथ लेंगी, ये कुछ पाथ दे रखे हैं 1 2 3 और ये 4। तो इसमें से कौन सा पाथ लेंगे, कोई एक पाथ होगा या दो, एक से ज़्यादा पाथ हो सकते हैं, क्योंकि एस दे रखा है, इसका मतलब क्या है, कोई एक पाथ होगा या फिर एक से ज़्यादा पाथ हो सकते हैं। हमें बताना कौन सा वाला पाथ होगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स का। यह सवाल तुम्हारा आया हुआ है IIT जी 1996 में, ठीक। अगेन जी एडवांस को ही IIT जी कहा करते थे पहले, इसका मतलब जी एडवांस के लेवल का सवाल है ये, ठीक है। तो जरा देखो इसमें से सवाल आसान है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी कंडक्टर में एंटर नहीं करती हैं। तो पहला दूसरा तीसरे में देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंडक्टर में एंटर कर रही हैं। चौथे में क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कंडक्टर में एंटर भी नहीं कर रही हैं। और दूसरी बात, ये कंडक्टर के सरफेस के नॉर्मल भी हैं, परपेंडिकुलर भी हैं। तो इसका मतलब कौन सा पाथ होगा, ये चौथा हो जाएगा। कहाँ पर है, D में, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है D। नोट कर लो जरा, मैं साइड से हो रहा हूँ, फिर हम करेंगे अगला सवाल। कर लिया नोट कर लिया। अब हम करते हैं अपना अगला सवाल। आज का हमारा आखिरी सवाल है, यह सवाल हमारा आखिरी सवाल है, ठीक सुना आपने। 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यू Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द रिजल्टिंग लाइन्स ऑफ फोर्सेस शुड बी स्केच्ड एज इन। देखो 3 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड है Q, इन्हें हमने किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टिसेस पर रख दिया है। अब इन तीनों चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनेंगी उनका डायग्राम कौन सा होगा, ये या फिर ये, ठीक है। IIT जी 2001 में सवाल आया हुआ है, यानी कि अगेन बता चुका हूं तुम्हें पहले भी कि जी एडवांस को पहले IIT जी कहा करते थे, यानी कि जी एडवांस के ही सवाल है। तो आज के हमारे जितने सवाल हैं सारे जी एडवांस के ही सवाल हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है कि 3 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस को हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रख दिया है। तो अब जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनेंगी वो इसमें से कौन सी वाली होंगी, ठीक है। देखो करते हैं इसे जरा। देखो मैंने तुम्हें बताया था
कि अगर कोई दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी वो आपस में मीट नहीं करती हैं, आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। कब? जब अगर कोई दो या दो से ज़्यादा चार्जेस इक्वल चार्जेस हों और सेम मैग्नीट्यूड के हों और सेम साइन के हों, मतलब सिमिलर और इक्वल चार्जेस हों, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो अगर सेम हैं, चार्ज सेम हैं, मतलब यहाँ पर साइन चार्ज का सेम है, तो उनके द्वारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो बनती हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो यहाँ पर देखो इसमें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये नहीं होगा, इसमें यहाँ पे देखो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो क्या कर रही हैं, यहाँ पे ये क्लोज्ड लूप बना रही हैं, जबकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ना तो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं और ना ही क्लोज लूप बना रही हैं, तो इसका मतलब ये सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो ये मैंने जितने सवाल कराए आज वो सारे के सारे सवाल जो मैंने पार्ट नंबर 1 में कॉन्सेप्ट कराए थे उन सारे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ तो मैं लेक्चर के एंड में कि इसको करने से पहले पार्ट नंबर 1 ज़रूर करें, पूरा देखें उसे, फिर इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर करते हैं यहाँ पर ही समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक